Hello friends, in this session we are going to start a new chapter called Acid, Base and Salts from 10th class with reference to NCERT. So let's start with what are acids. Acids क्या होते हैं? These are the substance which have sour taste. यानी ये substances sour taste के होते हैं. यानी जब इनको हम टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट में खट्टे होते हैं. They turn litmus solution red. They give H positive ions in aqueous solution. Fifth point है, fourth point है, the term acid has been derived from derived from the Latin word acid which means sour taste. यानी ये जो acid word है ये हमारा derived हुआ है एक लैटिन वर्ड यानी एक लैंग्वेज है. इस लैंग्वेज से derived हुआ है जिसका मतलब होता है एसिडियस. एसिडियस जो वर्ड है इसका ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है खट्टा. खट्टा मतलब यानी सोर टेस्ट. स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो HCl जैसे कि H2 4 HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. वीक एसिड्स जो होते हैं वो CH3COH ऑक्सैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं वो वीक एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनको हम वीक बनाते हैं. सॉरी, जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं वो काफ़ी मोर अमाउंट में होते हैं और उसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है. मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने ज़्यादा वीक नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. और जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम वीक एसिड बनाते हैं उसको डाइल्यूट करके. यानी उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को इंक्रीज करके और लेस अमाउंट ऑफ एसिड उसमें इंक्लूड करते हैं जिससे कि वो एसिड जो रिजल्टेंट एसिड होता है वो डाइल्यूट एसिड होता है जो कि काफ़ी लो पावर का होता है. यानी उसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता वो. अब देखते हैं बेस. बेस क्या होते हैं? बेस जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं और सॉपी इन टच होते हैं. दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू and they give OH ions, OH minus ions in aqueous solution. The strong bases NOH, KOH ये सब एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग बेसिस के. वीक बेसिस जो होते हैं वो NH4OH ये एक एग्जांपल है. एल्कलीज एक एसिड होते हैं जो जो कि सोल्यूबल होते हैं किसमें, जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में. जैसे कि NaOH ये एक एग्जांपल है और एक और एग्जांपल है CaOH होल्टोइस. सॉल्ट क्या होते हैं ये देखते हैं. These are the compounds formed from reaction of acids and base. जैसे कि NaCl, KCl ये दो एग्जांपल है इसके. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं. इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस और पढ़ेंगे इंडिकेटर्स. पहले देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं. इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने कलर को चेंज कर देते हैं. या तो अपने कलर चेंज करेंगे या स्मेल चेंज करेंगे. मतलब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इनसे रिएक्ट करते हैं तो या तो ये अपने कलर को चेंज करेंगे या तो अपने स्मेल को चेंज करेंगे.
टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, ये फाउंड इन नेचुरल प्लांट, यानी नेचुरल प्लांट में फाउंड, यानी मतलब हमें नेचुरल प्लांट में हमें मिलते हैं एसिड्स, आई मीन इंडिकेटर्स। लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीव्स, यानी लाल गोभी के जो पत्ते होते हैं, और फ्लावर्स ऑफ हेड्रेंजिया, यानी एक फ्लावर होता है हेड्रेंजिया प्लांट होता है एक। टर्मिक, यानी ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई है, ये सारी चीज़ें एज अ इंडिकेटर काम करते हैं, यानी बोले तो एज अ नेचुरल इंडिकेटर काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी नाम से ही क्लियर है कि सिंथेटिक मतलब मेन मेड, यानी जिसको मनुष्य ने खुद से बनाया। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाकर बनते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये सब केमिकल इंडिकेटर है, केमिकली फॉर्म्ड इंडिकेटर्स है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये भी एक टाइप है इंडिकेटर का। जनरली अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है। तो फर्स्ट टाइप हमने देखा था कि नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा टाइप देखा था सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हमने तीसरा टाइप देखा कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इंडिकेटर्स आर टू टाइप्स, आई मीन three types. First one is natural indicator, second one is synthetic indicator, third one is olfactory indicator. So these are the substances have a different order in acid and bases. Okay, चलिए अब देखते हैं। कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे कि वो किस तरह बिहेव करते हैं जब हम उसको एसिड के साथ अटैच करते हैं, यानी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और या बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। उनके कलर्स किस तरह चेंज होते हैं, उनके स्मेल किस तरह चेंज होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं, लिटमस, रेड कैबेज लीफ, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, टर्मिक, ये सब क्या थे? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो ये क्या करते हैं, जब इनको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी एसिड के साथ मिलाते हैं, तो ये अपना कलर चेंज करते हैं रेड रेड, यानी ये दोनों जो होते हैं लिटमस और रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ये दोनों रेड चेंज हो जाते हैं, यानी जो इनका कलर होता है नेचुरल कलर, उससे वो रेड में चेंज हो जाते हैं। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, ये ब्लू में चेंज हो जाता है। और टर्मिक, ये कोई कलर चेंज नहीं करता, लेकिन जब हम टर्मिक को बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो ये रेड चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। और जो हमारा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट होता है वो पिंक में चेंज हो जाता है जब बेसिक सॉल्यूशन में उसको डालते हैं। ग्रीन ग्रीन कब हो जाता है? जब हमारा रेड कैबेज लीफ का एक्सट्रैक्ट जो होता है वो ग्रीन प्लांट के साथ रिएक्ट करता है। ओके, ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके ब्लू में चेंज हो जाता है कलर। अब देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिलोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, अनियन नहीं है अभी, ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो चीज़ आती है, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये जो होते हैं ये कोई कलर शो नहीं करते अगर हम इसको एसिड में मैच करेंगे तो, लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं रेड कलर शो करेंगे जब उनको एसिड के साथ मिक्स करेंगे।
पिंक कलर शो करेंगे जब हम इसके साथ मिक्स करेंगे मिथाइल फिनोल्फ्थालीन को, और येलो कलर शो करेंगे जब हम इसको मिथाइल ऑरेंज के साथ मिक्स करेंगे। बेस को मिथाइल ऑरेंज के साथ मिक्स करेंगे तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स देखते क्या होते हैं। अनियन, वेनिला वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल जो होते हैं, अनियन जब हम इसको एक एसिड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो ये एक करेक्टरिस्टिक स्मेल देता है, यानी एक खास तरीके का स्मेल देता है। और वेनिला जो एसेंस होता है, इसकी जो खुशबू होती है वो रिटेंस, यानी ये अपने जो उसका स्मेल है वो स्मेल चेंज नहीं होता इसका जब हम इसको एसिड के साथ मिक्स करते हैं। और क्लोव ऑयल के साथ भी ऐसे ही होता है, लेकिन जब बेस के साथ मिक्स करेंगे तो कोई स्मेल चेंज नहीं होता, वैनिला एसेंस का भी कोई स्मेल चेंज नहीं होता। और ये क्लोव ऑयल जो है ये अपना स्मेल चेंज कर देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं एसिड एंड बेस का? Chemical properties of acid and base. Reaction of metals with acid. अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स के लिए, बेस के लिए, और आगे जाके सॉल्ट्स के लिए भी देखेंगे। जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, जैसे कि 2HCl प्लस Zn। HCl हमारा एक एसिड है, Zn हमारा एक मेटल है। जब ये रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है गैस की फॉर्म में। जब बेस के साथ रिएक्ट करता है मेटल, तो बेस प्लस मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन यानी सेम प्रोडक्ट मिलता है हमें। जैसे कि ये हमारा एक बेस है, ये हमारा एक मेटल है, रिएक्ट किया तो एक सॉल्ट मिला हमें और एक हाइड्रोजन मिला। सॉल्ट बेसिकली क्या है? सम पार्ट ऑफ एसिड एंड सम पार्ट ऑफ एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्ट। सोडियम जिंकेट, यानी इसमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो एसिड से रिएक्ट करते हैं, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो सॉल्ट आई मीन बेस जैसे रिएक्ट करते हैं, यानी दोनों का प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलता है। हाइड्रोजन गैस आर रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग कैंडल नियर अ गैस बबल, यानी जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है इस रिएक्शन के दौरान, इनको हम चेक कर सकते हैं एक बर्निंग कैंडल को गैसेस के सामने लाकर। जब ये सामने आते हैं तो ये एक पॉप साउंड से बबल्स फूटते हैं, और ये पॉप साउंड रिप्रेजेंट करता है कि ये जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। चलिए देखिए, एसिड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब ये रिएक्ट करते हैं, यानी एसिड के साथ ये सब इन टाइप्स के जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्ट मिलता है, पहला प्रोडक्ट। दूसरा हमें CO2 मिलता है, तीसरा हमें वाटर मिलता है।
देखिए जैसे ये हमारा एक एसिड है, ये हमारा एक एसिड है और ये हमारा एक मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट का मतलब ये है कि मेटल भी होगा और कार्बोनेट भी होगा। Na2 एक मेटल है, CO3 एक कार्बोनेट यानी कार्बोनेट है एक तरीके का, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको CO3 को कहते हैं हम। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमारा एक सॉल्ट बनता है NaCl, काफ़ी फेमस सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट कहते हैं एक तरीके, और प्लस CO2 जो हमें यहाँ पे इसमें यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन में दे रखा है, प्लस H2O वाटर। ये सब हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखिए, जब HCl एक एसिड है और NaHCO3 ये एक मेटल कार्बोनेट है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो NaCl मिलता है और CO2 मिलता है, H2O। NaCl जो है एक सॉल्ट है, ये एक CO2 जो हमारा प्री डिफाइंड प्रोडक्ट है वो मिलता है, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में दे रखा है ना, CO2 और H2O। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलना ही मिलना है इस टाइप के रिएक्शन में। CO2 कैन बी टेस्टेड, मतलब CO2 को हम टेस्ट कर सकते हैं बाय पासिंग इट थ्रू अ लाइम वाटर, यानी हम लाइम वाटर से इसको पास करेंगे तो एक करेक्टरिस्टिक्स एक हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, जब हम CaOH2 वोल्टोइस हम रिएक्ट कराते हैं CO2 के साथ, ये जो चीज़ है CO2, इसको हमें टेस्ट करना है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइम वाटर है। देखिए देखिए इधर, ये हमारा लाइम वाटर है। ये हमारा लाइम वाटर है। जब इसको हम रिएक्ट करते हैं CO2 के साथ, यानी हमें पता नहीं है कि ये CO2 है कि नहीं है, क्योंकि जब ये गैस निकलेगी तो ये गैस हमें देखने पे थोड़ी ना पता चलेगा कि ये CO2 है, यानी गैस जब निकलती है तो ये CO2 थोड़ी लिखा हुआ निकलता है, यानी ये तो गैस मान लो निकल रही है, और हम अगर इस गैस को रिएक्ट कराएंगे इसके साथ तो कुछ रिजल्ट मिलेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता है। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस H2O, मतलब हुआ क्या कि इसका जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और इसका जो H2O है, H2O में थोड़ा सा 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, यानी जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। और ये जो वाटर है, ये ये जो लाइम वाटर है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर से अटैच कर रखा है तो एक लाइम वाटर बनाता है। ये जो लाइम वाटर होता है, ये लाइम वाटर है, ये टर्न्स मिल्की, यानी मिल्की कलर का हो जाता है, मिल्की इन कलर। ओके, मिल्की मतलब यानी दूध जैसा इसका कलर हो जाता है। ओके, चलिए ये देखते हैं। तो अभी तो जैसे हमने अभी पढ़ा ना, वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, ये कि जब ये रिएक्ट करेगा तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो मिल्की इन कलर में मिलता है। जब ये CO2 को हम एक्सेस में पास करते हैं, यानी ये CO3 हमारा जो ये यहाँ से प्रोडक्ट मिला,
इसमें दोबारा हम CO2 पास करेंगे तो ये मिल्की लेस जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। ओके, अब थर्ड रिएक्शन दिखते हैं। ये रिएक्शंस है लाइन वाइज। इसी तरह थर्ड रिएक्शन चलता है। देखिए, जब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं इनको हम विद ईच अदर, यानी अब एसिड और बेस को हमने साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए, जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और H2O मिलता है। तो ये तो हो गया। और ये अक्सर ये होता है कि जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो, जैसे न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइजेशन मतलब होगा कि हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, है ना हमें स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा ना हमें वीक सॉल्ट मिलेगा, यानी ना हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा ना बेसिक सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट एक नॉर्मल कंडीशन, यानी ज़्यादा बेसिक भी नहीं होगा, ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। और वाटर हमें रिलीज वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, साइड प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए, ये एक एसिड, ये एक बेस है, हाँ, तो ये हमें एक सॉल्ट मिला और एक वाटर मिला। ये एक स्टैंडर्ड यानी आइडियल रिएक्शन है। इस आइडियल रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये काफ़ी कम होती है, यानी काफ़ी रेयर रिएक्शन होती है। ज़रूरी नहीं कि रिएक्शन हमेशा होती है। कई बार क्या होता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और वीक बेस ले लें, वो जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था उसमें ना तो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ना तो हमारा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, दोनों ही बराबर उसकी स्ट्रेंथ थी, तभी हमें एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिला। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं तो हमारा जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक सॉल्ट हो जाता है, एसिडिक सॉल्ट। और जब वाटर होगा वो तो रिलीज़ होना ही होना है। वीक एसिड अगर हम ले लेंगे तो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो जो सॉल्ट होगा वो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, यानी उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हो जाएगी बेस की। अगर बेस जो हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाटर मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, ना तो ज़्यादा एसिडिक ना तो ज़्यादा बेसिक। जो हमारा ऊपर वाला कंडीशन था वो यही था। अब वो कंडीशन जो है वो दो चीज़ों की हो सकती है, वीक वीक भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और नॉर्मल नॉर्मल भी हो सकती है। यानी नॉर्मल एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा वीक भी नहीं, यानी मिल्ड सॉल्ट कहते हैं उसको, या मिल्ड एसिड। उसको अभी हम आगे रिएक्शन में देखेंगे। तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। वीक एसिड और वीक बेस अगर हम करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, यानी ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी सॉल्ट नहीं मिलेगा, ज़्यादा वीक भी सॉल्ट नहीं मिलेगा हमें, और वाटर मिलेगा। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड्स जब हम उसको बेसिक इन नेचर जो होता है मेटेलिक ऑक्साइड, जो उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है, पहले एग्जांपल देखते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं। देखिए एग्जांपल, CaMgO आर द बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और H2O एज अ साइड प्रोडक्ट मिलता है, वाटर। ये हमारा Ca यानी एक मेटेलिक ऑक्साइड है, जैसे कि कैल्शियम मेटल होता है और ऑक्सीजन क्या है, एक एज ऑक्साइड फॉर्म एग्जिस्ट करता है कैल्शियम के साथ। और हमारा जो ये जो कंपाउंड है ये कैल्शियम ऑक्साइड है। जब ये एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो
सॉल्ट मिलता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, और H2O। जब हम रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ, तो जो हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड मिलता है वो एसिडिक एक नेचर होता है। यानी जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है जो कि एसिडिक इन नेचर है। तो जैसे कि समझिए, काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इधर देखिए, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। यानी ये जो हमारा होता है ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है। और जो हमारा बेस है तो बेस है ही, यानी वो बेसिक नेचर तो हो गई। ये एसिडिक है, ये बेसिक है, तो रिजल्ट हमें क्या देगा? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एसिड और बेस की, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, देखिए, एसिड और बेस जो हमें हमेशा क्या देता है? सॉल्ट देगा और H2 देगा। यानी हमें इस रिएक्शन को ज़्यादा अच्छे समझने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके समझना है, कि हमें देखना है कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं या बेसिक कंपाउंड या एसिडिक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है। ये जो कंपाउंड है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये हमारा एसिडिक है। और जो इससे पहले वाला जो कंपाउंड था वो बेसिक कंपाउंड था। मेटल ऑक्साइड एक बेसिक कंपाउंड है, लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक एसिडिक कंपाउंड है। तो इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड सॉल्ट और H2O, हमने यहाँ देखा था कि सॉल्ट और H2O मिलना था इस वाले पॉइंट पर। इस पे हमने देखा था कि सॉल्ट मिलना था और वाटर मिलना था। देखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के तौर पे है CO2, और जब हमने इसको एक बेस के साथ रिएक्ट करा है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम डाइऑक्साइड, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और H2O मिला। रिएक्शन ऑफ एसिड मतलब जब रिएक्शन करते हैं हम एसिड का कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो हमें सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। और जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। यानी एट अ ग्लेंस ये दे रखा है हमें। जब एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट मिलेगा और H2O मिलेगा। बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और H2O मिलेगा। मेटल ऑक्साइड आपको पता ही है कि मेटल ऑक्साइड जो है हमारा बेस है ना। और जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे सॉल्ट और H2O, क्योंकि मेटल जो होता है वो एसिडिक होता है। यहाँ पे है ना, मेटल और बेस, यानी मेटल जो है एसिडिक है, बेस जो है बेस है ही। मेटल और एसिडिक, मेटल और एसिड दोनों मिलता है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। मेटल कार्बोनेट होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। एट अ ग्लेंस हमने देखा रखा है इसमें, यानी एक ही बार में जो रिएक्शन है एसिड और बेस की वो इसमें समराइज कर रखा है। जब बेस और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाते हैं
तो कोई रिएक्शन नहीं मिलता हमें। और क्यों नहीं मिलता, ये इसका रीज़न इसमें हमें देखना नहीं, सिर्फ हमें समझने के लिए। रिएक्शन ऑफ बेस एसिड, यानी एसिड और बेस जो होता है सॉल्ट और H2 मिलता है स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और रिएक्शन ऑफ बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्ट और H2O मिलेगा। अब देखते हैं कि जो जितने भी बेसिस होते हैं, यानी जितने भी बेस होते हैं, उनमें क्या कॉमन चीज़ होती है। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। अब देखिए, जो जितने भी एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं, और जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। यानी H पॉजिटिव आयंस आएगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, अगर नहीं आएगा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर रहा, वो उसकी आइडेंटिटी होती है। बेस जो होता है वो हम देखेंगे आगे कि वो OH माइनस आयन रिलीज करता है। ऑल बेसिस हैव OH माइनस आयन इन कॉमन, यानी जितने बेस होंगे वो OH माइनस आयन को रिलीज करेंगे। जैसे कि एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव करते हैं आयन रिलीज, बेस जो होते हैं OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। एसिड और बेस जो होते हैं वो वाटर सॉल्यूशन में किस तरह बिहेव करते हैं। एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे जब वो वाटर में होंगे, और जो H पॉजिटिव आयंस है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी कंपाउंड के साथ अटैच होकर एग्जिस्ट करता है, यानी किसी कंपाउंड के साथ जुड़ता है तब वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है वो O3 या O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कभी नेसेंट ऑक्सीजन मतलब O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह ये जो H पॉजिटिव आयंस है वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एग्जिस्ट करते हैं। H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन जो है वो H पॉजिटिव प्लस H2O जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। यानी जब H पॉजिटिव जो होता है वो अगर रिलीज होता है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि एसिड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है और कैल्शियम कैटायन। सॉरी, ये एनायन है। Bases when dissolved in water gives OH negative ion. जब NOH को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये जो Na पार्ट है और OH पार्ट है, यानी जो एसिडिक पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, वो क्या होता है, वो डेसोसिएट हो जाता है, यानी अपने अपने हिस्से में टूट जाता है। ये दोनों कंपाउंड्स यानी दोनों एलिमेंट्स के टूट जाते हैं, Na और OH एलिमेंट टूट जाते हैं वाटर में। जो बेसिस होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इसीलिए इनको हम एल्कली नाम से भी कई बार कहते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ये ज़्यादातर रेकमेंड किया जाता है कि जो एसिड होता है वो उसको ऐड करना चाहिए वाटर में, लेकिन वाटर को कभी भी एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एसिड और बेस जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अल्टर करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो उससे क्या होता है, बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से वो जो कंटेनर है वो कंटेनर टूट सकता है उसके वेपर प्रेशर से,
इतने सारे वेपर्स के फॉर्म में हीट जब रिलीज होगी वो कंटेनर को तोड़ सकती है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि एसिड को वाटर में नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा इवॉल्व नहीं होगी। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए, इसको नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि एसिड को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होता, लेकिन वाटर को जब एसिड में मिक्स करेंगे तो वाटर टू एसिड, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, वाटर टू एसिड हाईली एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन एसिड टू वाटर इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करता। तो ये सेफ़ है, ये जो हमारा सेफ़ है, और ये हमारा डेंजरस है। ठीक है। अगर वाटर को जब वाटर को अगर हम एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो जो हीट जनरेट होगा, ये बातें अभी हमने पता की थी कि जो मिक्सचर होगा वो स्प्लैश आउट, यानी वो फ्लो बैक कर जाएगा, यानी जो जो अगर कोई वाटर मिक्स करेगा एसिड के साथ, जैसे कि यहाँ पे वाटर मिक्स हो रहा है एसिड के साथ, तो हो सकता है कि कुछ एसिड जो है वो जो व्यक्ति मिक्स कर रहा होगा वाटर को एसिड के साथ, उसके ऊपर छींटे उड़ जाए एसिड के, और जो ग्लास है वो टूट भी सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ कंटेनर में भी ब्रेक डाउन टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ठीक है। एडिंग वाटर टू एसिड क्या हो सकता है, या तो मिक्सचर जो है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, यानी वो जो एसिड मिक्स कर रहा है जो बंदा, उसके फेस पे बाउंस बैक कर सकता है एसिड, और ब्रेक द कंटेनर भी टूट सकता है, जिससे ऑब्जर्वर जो है वो हार्म हो सकता है। Mixing an acid or base with H2O in decrease of concentration of ions H3 positive per unit volume. Such a process is called a dilution, यानी मतलब एसिडिक कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना वाटर के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करके, उससे क्या होता है, जो इफेक्ट ऑफ एसिड होता है वो डिक्रीज होता है, और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ OH माइनस। तो ये H3O हाइड्रोनियम आयन जो एसिडिक करेक्टर को रिस्पॉन्सिबल है, यानी एसिडिक करेक्टर को रिजेंबल करता है, उस करेक्टर को डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जब OH यानी बेसिक करेक्टर, यानी वाटर का जो OH पार्ट होता है, ये नेगेटिव कंपोनेंट होता है, उसका कंसंट्रेशन पर यूनिट ऑफ एसिडिक कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, तो ये इससे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज होता है। अब देखिए जो थर्ड टॉपिक है वो देखते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस जो है वो कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है,
अभी इसको हम डेफिनेशन देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो एक मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स होता है, यानी बहुत सारे इंडिकेटर्स को जब हम मिक्स करते हैं सभी इंडिकेटर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ उस इंडिकेटर में आ जाती है, तो वो फिर किसी भी एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकता है इजीली, और उसकी स्ट्रेंथ भी बता देता है कई बार, यानी अक्सर जनरली उसकी स्ट्रेंथ भी बता ही देता है वो। इस उस एसिड का स्ट्रेंथ हम आसानी से चेक कर सकते हैं उस इंडिकेटर पर, जैसे कि इट शोज डिफरेंट कलर्स, जिससे कि हम एसिड या है या बेस है ये पता कर सकते हैं। ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यानी H पॉजिटिव आयंस किसी एसिड में कितना है उससे पता चलता है कि वो कितना कितना पावरफुल एसिड है। H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन। पीएच स्केल जो होता है वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर बना होता है, जिससे कि हम चेक कर पाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। देखिए, pH scale, a scale for measuring H positive ions concentration in a solution। यहाँ पे जो P है इन pH scale stands for potential। इसका मतलब होता है, एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि which means power of acid shows the pH scale। अब देखिए, अगर pH जो है वो 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, यानी जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। pH लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन होगा, pH मोर देन 7 बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, यहाँ पे इस ग्राफ के हेल्प से हमने समझाने की कोशिश की है। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो वीक एसिड होगा उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि इस तरफ क्या कर रहा है, इंक्रीज, और इस तरफ क्या कर रहा है, डिक्रीज। काफ़ी नॉर्मल है कि इस तरफ इंक्रीज कर रहा है तो इस तरफ से डिक्रीज हो रहा होगा, इस तरफ ज़्यादा है इस तरफ कम है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयन। ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, और ये सब जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ये जो होता है वीक बेस होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेस भी होता है कई बार। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल है NH4OH, ये एक बेस है और काफ़ी वीक बेस है, और NH4OH सॉरी NaOH और KOH ये दो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इसमें HOH आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इस एंड पे ये हमें ये एसिड पता चलता है कि ये एसिड है जब पीएच स्केल पे हम चेक करते हैं। देखिए, ऑन डाइल्यूटिंग एसिड पीएच अगर इंक्रीज करता है, ऑन डाइल्यूटिंग अ बेस तो पीएच जो है वो इंक्रीज करता है, आई मीन डिक्रीज करता है, यानी जब हम एसिड को हम डाइल्यूट करेंगे तो वहाँ पे जो पीएच जो है वो इंक्रीज करेगा। देखिए, इसका लॉजिक समझिए। देखिए, ये जो हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज कब करेगा, जब हम इसको हम pH 7
से डिक्रीज़ करेंगे, पीएच 7 से डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा पीएच इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसिडिक करेक्टर होता है ऑन डाइल्यूटिंग एसिडिक एसिड, जो एसिडिक करेक्टर होता है वो डिक्रीज़ करता है। और ये डिक्रीज़ कब करेगा? इस साइड तो इंक्रीज़ करेगा, इस साइड हम जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगा, और जब डिक्रीज़ करेगा तो यहाँ पे इस साइड जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ क्या करेगा? यहाँ पे इस साइड जाने पे एसिडिक करेक्टर डिक्रीज़ करेगा। एसिडिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। एसिडिक करेक्टर डिक्रीज़ करेगा तो लेकिन इस साइड जाने पे पीएच की वैल्यू 7 से इंक्रीज़ करेगी। 7 से क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी। 7 से 6 होगी, सॉरी 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 7 से 8 होगी, 9 होगी, ऐसे करते करते इंक्रीज़ करेगी। ठीक है। ऑन डाइल्यूटिंग अ बेस, अगर बेस को हम डाइल्यूट करेंगे तो वो, जैसे कि इस साइड जो होता है बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ करेगा, तो इस साइड क्या होगा? एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ करेगा। और बेसिक करेक्टर जो होगा इस साइड जो होगा, इस साइड क्या होगा? बेस जो होगा वो वो डिक्रीज़ हो जाता है, बेस करेक्टर डिक्रीज़ होता है। तो इस साइड तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज़ करेगा, और पीएच की वैल्यू जो होगी वो इस साइड क्या होगी? कम होगी कि ज़्यादा होगी? इस साइड जो होगी पीएच की वैल्यू जो होगी, पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा, मतलब 6 होगा, 5 होगा, ऐसा कम होते जाएगा। ये चीज़ समझाना था मुझे। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच का इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे आम जिंदगी में? देखिए, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। मतलब अगर पीएच का लेवल चेंज होता है प्लांट्स या एनिमल्स में, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं, यानी उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पीएच लेवल का चेंज होने का। देखिए, जैसे कि हमारी बॉडी होती है वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में काम करती है, जो कि होती है 7 से 7.8। और कई बार अगर 7.8 या 7.6 भी हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ही होती है हमारी, हमको, जब इस रेंज से थोड़ा सा कम हो जाता है। एट 7 जो होता है वो हमारा एक स्टैंडर्ड पीएच रेंज होता है जिसमें हमारी बॉडी काफ़ी अच्छा फील करती है। लेकिन जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो बॉडी होता है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है। When a pH of rainwater is less than 5.6, तो हम इसको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, आई मीन सॉरी 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 एसिडिक रेन कहते हैं। पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल का पीएच क्या होता है? प्लांट्स जो होते हैं उनको रिएक्ट आई मीन उनको रिक्वायर्ड होता है पीएच रेंज इनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो जो काफ़ी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो कई बार उनका जो सॉइल का पीएच होता है वो काफ़ी एबनॉर्मल होता है, यानी काफ़ी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा डेविएटेड होता है, जितना नॉर्मल में होना चाहिए उतना नहीं होता, तो जिससे जो प्लांट्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो सॉइल का पीएच होता है वो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल पीएच होना चाहिए उसका भी। तो उस पीएच के रेंज में प्लांट्स जो होते हैं वो हेल्दीली ग्रोथ कर पाते हैं अपना। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह होता है? और स्टोमच जो होता है, हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक जो होता है वो एचसीएल को प्रोड्यूस करता है, एचसीएल एसिड, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प होता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन जो स्टमक जो होता है वो स्टमक बहुत सारा एसिड कई बार प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू
प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड। इससे हमारा स्टमक पेन भी होता है कई बार, और इस पेन को कम करने के लिए यानी इस एबनॉर्मलिटी को ख़त्म करने के लिए हम कई बार इंडाइजेशन के दौरान इससे काफ़ी हमें पेन होता है, और इस पेन से हमें इरिटेशन बहुत परेशानी होती है। तो इस पेन से हमें छुटकारा पाने के लिए जो लोग होते ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। एंटासिड्स जो होता है वो ना तो ज़्यादा बेसिक होता है, ना तो ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी एक नॉर्मल। मिल्ड मतलब क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल एक नॉर्मल एसिड होता है। लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक एंटासिड है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक इसका अपीयरेंस जो होता है, फिजिकल अपीयरेंस मिल्क जैसा होता है, यानी मिल्क जैसा दिखने में होता है, इसीलिए इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहते हैं। इसको हम आगे भी देखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो हमें हमारे शरीर में जो यानी स्टमक में एक्सीज एसिड जो होता है, एक्सीज अमाउंट में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये बेसिक अमाउंट में भी होता है, यानी ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो वो एक्सीज अमाउंट ऑफ एसिड को थोड़ा सा कम कर देती है। एसिड की जो प्रॉपर्टी है थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। पीएच जो है वो हमारा माउथ जो होता है वो कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी जब हमारा माउथ जो होता है, माउथ यानी माउथ में जब पीएच की रेंज ज़्यादा हो जाती है, जब यानी जो पीएच जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, यानी पीएच जब चेंज होता है तो एसिडिक जब हो जाता है तो उससे हमारा टूथ डिके हो जाता है, यानी दांतें खराब होने लग जाती है, क्योंकि एसिडिक अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिससे हमारे दांत जो होती है वो धीरे धीरे सड़ने लग जाती है। Tooth decay starts when pH of mouth is lower than pH 5.5. Tooth of enamel made up of calcium phosphate। ये जो टूथ ऑफ एनेमल क्या होता है? आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ टीथ को हम एनेमल कहते हैं, और ये जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे पूरी बॉडी में। नॉर्मल सी बात है कि जो टूथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस को क्रश यानी ब्रेक करने के लिए बना होता है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कई बार, जैसे कि हम अखरोट अपने दांतों से तोड़ते हैं, तो वो उसको तोड़ने के लिए जो हमारे दांत जो होती है वो थोड़ा सा मजबूत होना ज़रूरी है, तो इसीलिए वो हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना होता है। और ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन ये करोड जरूर हो जाता है जब पीएच जो होता है इसका बहुत कम हो जाता है। कम पीएच जो होता है, पीएच जब कम हो जाएगा तो वो वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट भी क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि जब ज़्यादा फूड पार्टिकल्स ज़्यादा सॉलिड फेस में होते हैं, यानी जब फूड पार्टिकल्स काफ़ी सॉलिड होते हैं, यानी इतने सॉलिड होते हैं कि इसमें ज़्यादा एसिड की मात्रा रिलीज़ करनी पड़ती है हमारे बॉडी को उसको तोड़ने के लिए, तो उस दौरान जो एसिड होता है वो हमारे टूथ को भी कई बार हार्म पहुंचाता है, इसको सड़ाता है। यूजिंग अ टूथपेस्ट, जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं इसलिए टूथब्रश करना एसेंशियल होता है। देखिए क्यों। जनरली जो टूथपेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, जो कि टूथ जो हमारा डिके हो रहा होता है उसको डिके करने यानी डिके होने से प्रिवेंट करता है, उसको सड़ने नहीं देता, क्योंकि वो जो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है टूथ के सराउंडिंग में उसको बेसिक करेक्टर यानी थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करता है, बेसिक करेक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, जिससे एक न्यूट्रलिटी वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है, यानी ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होता, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होता, जिससे हमारा टूथ का डिके जो होता है वो रुक जाता है।
सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स प्लांट थ्रू द केमिकल वेरफेयर। सॉरी, यहाँ पे क्या है कि सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनके द्वारा सेल्फ डिफेंस में भी यूज़ किया जाता है एसिड बेस का। देखिए किस तरह, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जो बी जो होती है यानी मधुमक्खी, वो स्टिंग लीव्स का यूज़ करती है। यानी एक एसिड होता है स्टिंग लीव में। बी जब हमें काट लेती है, बी हमें जब डंक मारती है, तो एक एसिड हमें हमारे शरीर में प्रोड्यूस करती है। यानी जो जो डंक होता है, एक पतली सी नुक जैसी डंक हमारे शरीर में छोड़ के चल जाती है। जब बी हमें डंक मारती है तो एक पतली सी नुक जैसी चुभ जाती है हमारे शरीर में। और उस नुक में जो होता है एक एसिड होता है, एक एसिड होता है उसमें, जो कि बहुत दर्द प्रोड्यूस करती है। यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है हमारे शरीर को उससे, इरिटेशन भी होती है। और यूज़ ऑफ अ मिल्ड बेस, अगर हम एक मिल्ड बेस यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं, ज़्यादा वीक बेस भी नहीं होना चाहिए, वो एकदम मिल्ड बेस का अगर हम यूज़ करें, जैसे कि बेकिंग सोडा, और जहाँ पे उसने डंक मारा वहाँ पे उस बेकिंग सोडा को अप्लाई करें, तो जो जो पेन है वो कम हो जाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटलिंग लीव्स, इंजेक्ट methanoic acid causes burning sensation or pain. Rubbing with a leaf called a dog plant give relief। मतलब क्या हुआ कि एक स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटलिंग लीव यानी एक टाइप की प्लांट होती है, जो जिसका जो लीफ होता है उसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे कांटे से होते हैं। वो जो छोटे छोटे कांटे जो होते हैं, अगर कोई एनिमल उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो जो छोटे छोटे कांटे होते हैं उसके स्किन में एंटर कर जाते हैं, यानी चुभ जाते हैं उसको। और वो जब चुभ जाते हैं तो उसके बाद मिथेनोइक एसिड जो होता है उसके शरीर में रिलीज हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में वो कांटे चुभ जाते हैं, तो वो एसिड उसके शरीर में एंटर कर जाता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा जलन सी महसूस होने लग जाती है उस एरिया पे, जिस एरिया पे वो कांटा चुभता है। अगर हम लीफ ऑफ डॉग प्लांट उस एरिया पे रब करें तो उस पेन से रिलीफ मिलता है हमें। फोर्थ टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। फोर्थ टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट का क्या पीएच होता है। अभी हमने देखा कि पीएच ऑफ एसिड, पीएच ऑफ बेस किस तरह होता है। हमने अब हमें सॉल्ट ऑफ पीएच देखना है, यानी पीएच का सॉल्ट क्या होता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तो उसका पीएच कितना हो गया, 7। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो जाए और स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि सॉल्ट जो हमारा बनेगा वो किससे बनेगा, एसिड और बेस से बनेगा, और उससे हमें सॉल्ट मिलेगा उन दोनों के रिएक्शन से। तो जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम जो पीएच मिलेगा वो हमें मिलेगा 7। और NaCl जो है इसका कॉमन एग्जांपल है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि NaCl जनरली हम अपना खाने में जो डेली फूड आइटम होता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मल सॉल्ट है, यानी काफ़ी न्यूट्रल सॉल्ट है, ज़्यादा हार्मफुल सॉल्ट नहीं है, ज़्यादा एसिडिक सॉल्ट भी नहीं है, ज़्यादा न्यूट्रल सॉल्ट भी नहीं है, सॉरी, ज़्यादा एसिडिक नहीं है और ज़्यादा बेसिक भी नहीं है। ये एकदम एप्रोप्रिएट सॉल्ट होता है डेली फूड आइटम के लिए। न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या प्रोड्यूस होगा, एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, जिसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा।
एग्जाम्पल के लिए NH4Cl, ये एक सॉल्ट है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा अगर वीक एसिड होगा। तो जो करेक्टरिस्टिक्स हमें सॉल्ट में दिखेगी वो हमें स्ट्रॉन्ग बेस की दिखेगी, तो वो ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, CH3CON, ये एक एग्जांपल है बेसिक सॉल्ट का। जो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट है, वो हम देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल्स हम प्राप्त कर सकते हैं एक कॉमन सॉल्ट से। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट से क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH, ये एक कंपाउंड है। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, यानी passes an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form a NOH। यानी डिकम्पोज होकर, यानी जब हम एक एक्वस सॉल्यूशन पास करते हैं NaCl का, जिसको हम यानी जब NaCl को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है, और इस एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। और ये ब्राइन को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो एक कंपाउंड रिलीज होता है, उस कंपाउंड को हम NaOH कहते हैं, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये इसका सेटअप है। यहाँ से हम ब्राइन यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl पास करते हैं, जिसे ब्राइन कहते हैं। जब ये पास करते हैं तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होती है। जो Cl नेगेटिव है वो इस साइड मूव करता है, और OH नेगेटिव इस साइड मूव करता है, और ये बीच में ये मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे एक रिएक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके दौरान क्या होता है कि जो ब्राइन कंटेनिंग NOH यहाँ से रिलीज होती है, NOH इस पोर्शन से रिलीज होती है। और ये जो सेटअप है, सेटअप के दौरान एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट निकलता है फ्रॉम द चारकोल एल्कोहल प्रोसेस से, सॉरी चारकोल एल्कली प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है चारकोल एल्कली प्रोसेस है। 2NOH प्लस 2H2O, ये एक रिएक्शन है, इस प्रोसेस के दौरान होता है, चारकोल एल्कली प्रोसेस के दौरान होता है। तो हमें NOH एक सॉल्ट मिलता है, और Cl2 प्लस H2। एनोड पे जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन है ये होल रिएक्शन है, यानी पूरी पूरी रिएक्शन है। एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो Cl2 रिलीज होने की रिएक्शन होती है, और जो कैथोड पे होती है वो H2 गैस रिलीज होने की रिएक्शन होती है। नियर द कैथोड NOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, यानी इन दोनों के बीच में, इस कैथोड और एनोड के बीच में NOH फॉर्म होता है। H2O जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट इस दौरान निकलता है, यानी जो इस दौरान Cl2 और H2 ये सब जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, इसका भी यूजेस है। जैसे कि H2 एज अ फ्यूल, और मैर्गरीन यानी एक फूड ऑयल होता है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। Cl2 Cl2 वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। PVC यानी प्लास्टिक पाइप्स में भी यूज़ होता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सब, क्लोरोफ्लोरो एक सब्सटेंस है, इसको काफ़ी एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं इस सब्सटेंस को। CFC जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है बेसिकली।
HCl जो होता है वो क्लीनिंग स्टील में यानी स्टील को साफ करने में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है। NOH में होता है डेंजरस, आई मीन सॉरी, डिग्रीजिंग मेटल्स यानी मेटल्स को जंग जंग से रोकने के लिए यूज़ होता है। सॉप सॉप में यानी साबुन बनाने में यूज़ होता है। पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। ये जो Cl2 और NOH ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये ब्लीच एक कंपाउंड बनाते हैं। हाउस होल्ड ब्लीचेस और ब्लीचिंग फैब्रिक्स में ये सब यूज़ होते हैं। यानी जो ब्लीच है ये हाउस होल्ड ब्लीचेस यानी घरों के काम में, जैसे कपड़े वपड़ों को थोड़ा सा कलर, इसको कलरिंग हटाना हो, कई बार नीड पड़ सकती है हमें कलर, कपड़े से कलर हटाने की, तो ब्लीच यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे दाग होते हैं जिसको हमें हटाने के लिए ब्लीच का यूज़ करते हैं। और ब्लीचिंग फैब्रिक्स, बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स यानी बड़े बड़े जो कपड़े इंडस्ट्री होती है वहाँ पे भी यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये एक ब्लीचिंग पाउडर है जो प्रोड्यूस होता है एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राइंग स्केलेट लैम्प। ड्राई स्केलेट लैम्प पे जब हम क्लोरीन गैस का यानी क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो एक स्लेक्ट लैम्प मिलता है। यानी जब हम ये प्रोड्यूस कैसे होता है देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। जब क्लोरीन गैस को ड्राई स्लैक लाइन से रिएक्ट कराते हैं तो उस दौरान ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 मिलता है। CaCl2 जब ये रिएक्ट करता है तो CaOCl2 मिलता है और वाटर भी मिलता है एज अ साइड प्रोडक्ट। इसके यूजेस क्या है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी ब्लीचिंग कॉटन पे ब्लीचिंग और लेनिन कपड़े पे ब्लीचिंग करना होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये एप्लीकेशन यूज़ होता है। ब्लीचिंग फूड प्लम इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में वुड प्लम्स जो होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए यानी उनको ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। यानी जो जो लक्कड़ होता है, लक्कड़ के जो पतली पतली परत होती है उसमें से कलरिंग सब्सटेंस को हटाने के लिए ब्लीच का यूज़ होता है, जिससे जो पेपर होता है वो काफ़ी वाइट दिखता है ब्लीचिंग की वजह से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है ब्लीच इन केमिकल इंडस्ट्रीज। डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी यूज़ होता है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक प्रोडक्ट है जो ब्लीच यानी ब्लीच के द्वारा हमें ये प्रोडक्ट मिलता है ब्लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। जैसे कि NaCl है, उसको H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे NH3 के साथ। इन सब प्रोडक्ट के साथ NaCl का रिएक्शन जब कराएंगे तो NH4Cl प्लस NaHCO3 ये एक बेकिंग सोडा मिलता है इस दौरान। सॉरी, ये जो बेकिंग सोडा था ना, ये तीसरा प्रोडक्ट है जो कॉमन सॉल्ट से हमें मिलता है। NaCl को जब इन सब कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें बेकिंग सोडा मिलता है। बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3, NaHCO3। इट इज़ मिल्ड ये एक मिल्ड होता है, नॉन क्रोसिव होता है। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग अ कुकिंग, यानी जब सब्सटेंस को गर्म करते हैं, इस सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 के फॉर्म में। इसके यूजेस क्या है? इसके यूजेस देखिए, पहला यूज़ जो है मेकिंग अ बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड।
बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। जब ये बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं वाटर के साथ मिक्स करके और CO2 गैस इस दौरान प्रोड्यूस होता है। जब हम बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें प्रोड्यूस्ड क्या मिलता है? CO2 जो प्रोड्यूस होता है इस दौरान जब CO2 प्रोड्यूस होता है तो ब्रेड जो होते हैं वो फूल जाते हैं, और जो केक होता है टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, ये CO2 गैस इन्वॉल्व होने की वजह से। एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एक इंग्रेडिएंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं एंटासिड में। यूज्ड इन सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर, यानी इन सब में भी क्या यूज़ होता है? बेकिंग सोडा में। ये जो बेकिंग सोडा है ये इन सब चीज़ों में भी यूज़ होता है। अब देखते हैं फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा। इसको कहते हैं Na2CO3.10H2O। ये हमारा केमिकल फार्मूला है वॉशिंग सोडा का। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या देता है हमें? गिव्स द वॉशिंग सोडा और इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है ये। Na2CO3.10H2O क्या मिलेगा हमें? Na2CO3.10H2O ये हमें मिलेगा जब हमें रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यानी दोबारा इसको क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उससे अटैच्ड हों। इसके यूजेस क्या होते हैं? इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज, इन सब एरियाज में यूज होते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है? इसको हम रीजनल भाषा में, यानी इसको हम जनरली एक नाम से कहते हैं, इसका नाम होता है सुहागा, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे इंस्टेटाइन को साफ करने के लिए। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर रिमूविंग अ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस मतलब कुछ ऐसे हार्ड मिनरल्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, यानी कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं वाटर से, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? वॉशिंग सोडा का। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, CaSO4.12H2O। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब जिप्सम को हम हीट करते हैं, जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O। कितने कैल्विन पे? 373 कैल्विन पे। इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम POP। इट इज़ वाइट पाउडर। ये होता क्या है? एक वाइट पाउडर होता है, और जब हम इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ ये चेंज करता है अपने कलर को। डॉक्टर्स जो हैं इसका यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होते हैं उनको रीजॉइन करने के लिए, फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स, फॉर डेकोरेशन, इन सब चीज़ के लिए इसका यूज़ होता है। यूजेस इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर मेकिंग अ सरफेस स्मूथ, water of crystallization, it is a mixed number of water molecules present in one formula unit of salt, यानी एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में जो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं
इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर जो होता है क्रिस्टल की, वाटर में कुछ वाटर सॉरी कुछ सॉल्ट, यूनिट सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कुछ जो मॉलिक्यूल्स है उन्हीं को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टल की फॉर्म में वाटर जो होता है क्रिस्टल की फॉर्म में सॉल्ट में एग्जिस्ट करता है। जैसे CuSO4.5H2O, ये है हमारे कंपाउंड, इसमें 5 क्रिस्टल मॉलिक्यूल है। ये एक सॉल्ट है, इसमें कुछ वाटर क्रिस्टल्स है, ठीक है। जैसे NO2CO10, NO2CO3.10H2O, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है। CaSO4.2H2O हैज़ अ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कुछ कुछ टर्म्स है जो इस कंटेंट में यूज़ हुए थे, इस सेशन में यूज़ हुए थे। जैसे बोरेक्स, इन्हें कहते हैं Na2B4O5OH। गुड फॉर क्लीनिंग लार्ज इंटेस्टाइन, इसका यूज़ है। मिल्ड नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी मिल्ड वर्ड का मतलब क्या है, ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना तो ज़्यादा वीक होता है। जैसे मिल्ड सॉल्ट हो गया, मिल्ड एसिड हो गया, मिल्ड बेस हो गया। ब्लीचिंग टू रिमूव अ कलर फ्रॉम अ समथिंग और टू मेक इट लाइटर, यानी कलर, उसके डार्क कलर को लाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ कपड़े होते हैं जिनको डार्क कलर में डार्क कलर को लाइटर कलर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है ब्लीच का। जैसे कुछ स्टेन होते हैं कपड़े से, उसको रिमूव करने के लिए ब्लीच का यूज़ किया जाता है। तो यूज इस पर्पज़ के लिए ये टर्म यूज़ होता है। ब्राइन जो होता है वो एक हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है जिसमें NaCl, जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन हायर होता है वाटर कंसंट्रेशन, यानी इज़ अ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी वाटर में हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, ब्राइन। मार्गिनिन एक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होता है। इट टिपिकली मेड ऑफ 80% ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड वाटर एंड फ्लेवर टू टेस्ट लाइक अ बटर, यानी बटर जैसा इसका टेस्ट होता है। टूथ एनेमल देखिए, टूथ एनेमल एक आउटर कवरिंग पार्ट होता है हमारे टूथ का। केमिकल वेलफेयर वर्ड का मतलब क्या है, रासायनिक युद्ध, यानी रासायनिक युद्ध में भी कुछ सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस की यूज़ किए जाते थे। ये वर्ड यूज़ हुआ है हमारे कंटेंट में, सेशन में, उसको, इस वर्ड को उससे रिलेट करके इस मीनिंग के साथ समझ सकते हैं। मिल्ड बेस अभी हमने देखा था। स्टंग, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सब्सटेंस होता है जो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम कार्बोनेट को वाटर के साथ कंबाइन करके बनाते हैं। एक एंटासिड के तौर पे यूज़ होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वाटर में। ओके, so this was the end of this session.